नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। जहां हाई अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां, जहां खुफिया इनपुट्स के अनुसार आतंकी कर सकते हैं हमला। जो नेशनल हाईवे NH को निशाना बनाकर कर सकते हैं हमला। जहां हाईवे पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा। हर आने जाने वाले वाहन की हो रही है कड़ी जांच। सुरक्षा बलों को चौकस रहने के दिए हैं निर्देश। संवेदनशील इलाकों में गश्त की गई है तेज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट किया गया है। जो नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर हाई अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां, जिसमें खुफिया इनपुट्स के अनुसार आतंकी कर सकते हैं हमला। जहां नेशनल हाईवे को निशाना बनाकर कर सकते हैं हमला। वहीं हाईवे पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा। जहां आने जाने वाले वाहन की हो रही है कड़ी जांच। सुरक्षा बलों को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में गश्त की गई है तेज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताई जा रही है। आप खबर रोहतक हरियाणा से है, जब आंकड़ा बांध जल बंटवारे का विवाद हुआ है। जब विवाद पर बोले हैं हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ में बुलाई है सर्वदलीय बैठक। दरअसल हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा बांध जल बंटवारे विवाद पर हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को सर्वदलीय बैठक के साथ साथ विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाना चाहिए। उन्होंने कल यानी 3 मई को दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाई है और मैं भी इसमें शामिल होऊंगा, लेकिन यह बहुत गंभीर मुद्दा है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इससे पेयजल संकट पैदा होगा। खबर पूरी उड़ीसा से है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बोले हैं रामकृष्ण दास। जहां दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर है भव्य। चारों धाम में सबसे पवित्र धाम है जगन्नाथ मंदिर। दरअसल खबर पूरी उड़ीसा से है, जहां दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में पुरी जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ दैतापति सेवक सेवायत रामकृष्ण दास महापात्रा कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा निर्मित दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर भव्य है। जहां पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में सबसे पवित्र धाम है। भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए दुनिया भर में मंदिर बनाए गए हैं। यह विवाद पैदा करना ठीक नहीं है। जय जगन्नाथ। दीघा जो मंदिर बनाया है वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है उधर, लेकिन वहाँ अभी नीम काठ का मूर्ति पूजा होगा। पत्थर का जो मूर्ति उधर में रहेगा। जरूर जब जगन्नाथ जी वहाँ बैठे हैं तो पुरी का जगन्नाथ और विश्व में कहीं जगन्नाथ का एकदम नियम दूसरा है। यहाँ का धाम होता है जगन्नाथ धाम, चारों धाम में श्रेष्ठ धाम। तो इसमें सब सुबह से शाम तक जितना बार भोग होता है, पूजा होता है, यहाँ सारा भारत। खबर गाजियाबाद से है, जहां नए पुलिस कमिश्नर ने किया है पुलिसिंग में बड़ा बदलाव। जहां पुलिस फरियादों से आप कहकर करेगी बात। जब बच्चों को टॉफी देकर किया जाएगा स्वागत। दरअसल गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने पदभार संभालते ही पुलिसिंग में बड़ा बदलाव किया है। अब पुलिस फरियादियों से आप कहकर बात करेगी और बच्चों को टॉफी देकर स्वागत किया जाएगा। कमिश्नर ने जिले में 2096 बीट पुलिसकर्मियों और 717 उप निरीक्षकों की तैनाती की है, जो इलाके की कानून व्यवस्था और जन समस्याओं को देखेंगे। वह सिटीजन चार्टर के तहत पासपोर्ट, किराएदार व अन्य वेरिफिकेशन कार्य 5 से 15 दिन में पूरे होंगे। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां कमिश्नर का कहना है कि अब पुलिसिंग शिष्टाचार से शुरू होगी और भ्रष्टाचार की समाप्ति की दिशा में बढ़ेगी।
अपने वेरिफिकेशन की कार्रवाई जो पुलिस करती है उसके समयबद्ध तरीके से करने के लिए हम लोग वादा कर रहे हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ये 5 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में सारे वेरिफिकेशन करेंगे। शांति व्यवस्था, ट्रैफिक, क्राइम कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन के डिस्पोजल के लिए भी हम लोग प्रायोरिटी एरिया लेकर उस पर काम करेंगे। बीट सिस्टम को हम लोग पुनः गठन किया है और गाजियाबाद पूरे कमिश्नरेट को बीट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे पब्लिक को बेहतर सेवा है। सर, जब से आपने गाजियाबाद का चार्ज संभाला है उसके बाद आपने सबसे पहले एक आदेश दिया कि कोई भी तड़ाक की भाषा का उपयोग नहीं करेगा, यानी कि शिष्टाचार से बात करेगा। इसको लेकर पब्लिक में बड़ा ही कहते हैं सराहनीय पहल मानी जा रही है और काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है ये। क्या अभी तक कोई ऐसी शिकायत आई है कि जहाँ पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया? देखिए, पब्लिक का सबसे बड़ा शिकायत पुलिस में व्यवहार को लेकर समय समय पर मिलता रहता है, तो इसमें हम लोग पब्लिक और पुलिस के बीच में जो दूरी है वो कम करने के लिए शिष्टाचार संवाद नीति हम लोगों ने लागू किया। हमारे जो कर्मचारी है, अधिकारी, उनसे आग्रह किया गया कि जनता से अच्छा व्यवहार करें और अपने भाषा पे संयम रखें और यथासंभव उनको सम्मान देते हुए समस्याओं को निराकरण करें। वेरिफिकेशन की कार्रवाई। और अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब भारी बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में किया है रेड अलर्ट। जो उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में दी है चेतावनी। जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी चेतावनी दी गई है। जो आंधी, तूफान, बिजली गिरने और आंधी को लेकर ये चेतावनी दी गई है। जो उत्तर भारत में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जब भारी बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में दी गई है चेतावनी। जहां आंधी, तूफान, बिजली गिरने और आंधी को लेकर ये चेतावनी दी गई है, जिसमें उत्तर भारत में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब खबर जोधपुर से है। जनजाति जनगणना पर बोले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जहां आजादी के बाद परिवर्तन से देश विकसित हुआ है और यह ऐतिहासिक निर्णय गरीबों के कल्याण के लिए होगा। दरअसल जाति आधारित जनगणना का राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस देश में आजादी के बाद जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं वही देश विकसित हुआ है। निश्चित रूप से समय में एक नए सिरे से सर्वेक्षण करने की आवश्यकता थी और यह ऐतिहासिक निर्णय देश में गरीबों के, पिछड़ों के कल्याण के लिए होगा। मैं प्रधानमंत्री के इस निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। ये जनगणना, क्योंकि इस देश में जिस तरह से पिछले आजादी के बाद में जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ, देश विकसित हुआ, निश्चित रूप से इस समय में एक नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए, जो गरीब के कल्याण के लिए होगा, वंचितों के कल्याण के लिए होगा, जो पीछे रह गए हैं उनको जो है अंत्योदय की भावना के अनुरूप उन सबको बराबरी तक लाने का अवसर प्रदान करने वाला होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। ये जनगणना, क्योंकि इस देश में जिस तरह से पिछले आजादी के बाद में जिस तरह से देश में परिवर्तन। आपको दिल्ली से है, जब भाजपा सांसद संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जब कांग्रेस कार्य समिति पर बोले हैं भाजपा सांसद। कांग्रेस की कार्य समिति CWC है, लेकिन अंदर से वे PWC हैं। यानी कि भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि बाहर से वे कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC है, लेकिन अंदर से वे PWC हैं, यानी कि पाकिस्तान कार्य समिति। यानी कल CWC की बैठक हुई है और कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसके ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई। वहीं कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना को ऑक्सीजन देने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी।
आपको खबर देहरादून से है, जहां राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। वहीं अब कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता। दरअसल देहरादून उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है, जिसमें धामी सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। अब कर्मचारियों को कुल 55% महंगाई भत्ता मिलेगा और बढ़ा हुआ ये भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। अब कर बद्रीनाथ से है, जहां कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, जहां आज श्री योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंचेगी देव डोलियां। कल शाम को देव डोलियां पहुंचेंगी बद्रीनाथ धाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर चार धामों के कपाट खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां आपको बता दें कि कल ही के वक्त केदारनाथ के धाम के कपाट खुले थे, वहीं अब बद्रीनाथ के कल सुबह 6 बजे कपाट खुलेंगे, जहां आज श्री योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंचेगी देव डोलियां, जहां कल शाम को देव डोलियां पहुंचेंगी बद्रीनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। और अब अगली खबर भी देहरादून से है, जब 20 डिलीवरी सेंटर खोलेगा डाक विभाग। जब देहरादून से की जा रही है इसकी शुरुआत, जब समय पर मिल सकेंगे सभी डाक पार्सल। दरअसल उत्तराखंड में डाक सेवा वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग 20 डिलीवरी सेंटर खोलने जा रहा है और इसकी जानकारी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालने कजूर ने दी है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत देहरादून से की जा रही है और इससे लोगों को साधारण डाक पार्सल रजिस्ट्री समेत आर्टिकल समय पर मिल सकेंगे। वहीं उत्तराखंड में अभी 400 डाकघरों से डाक वितरण होती है, जबकि देहरादून में इसकी संख्या 17 है। वहीं गलत पिन कोड दर्ज करने से डाक एक से किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में चली जाती है, जिसके चलते डाक पार्सल रजिस्ट्री व आर्टिकल लोगों को समय पर नहीं मिलते और डाक विभाग को इसकी शिकायतें मिलती हैं। इसको लेकर डिलीवरी सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है। वहीं अब हर शहर में एक ही जगह से डाक का वितरण होगा। तो लोगों के बीच में बहुत सारी जानकारी नहीं भी रहती है कि मेरे एरिया का कौन सा पिन कोड है, तो लोग गलत पिन कोड डाल देते हैं और हमारे यहाँ जो चिट्ठियाँ होती हैं वो पिन कोड के आधार पर ही उनको छांटा जाता है। तो इसके चलते ये होता है कि लोगों को डिले हो जाती है चिट्ठियाँ मिलने में, या एक डिलीवरी ऑफिस से दूसरे डिलीवरी ऑफिस के बीच में भी चिट्ठियों का ये आना जाना लग जाता है, जिसके चलते डिले होता है। तो उसी कमी को दूर करने के लिए हम अभी जो है इंटीग्रेटेड डिलीवरी सेंटर बनाने के विभाग ने योजना बनाई है, जिसके जरिए हम लोग किसी भी शहर को, जिसमें कि जैसे देहरादून में ही 17 डिलीवरी ऑफिसेस हैं, तो सारे जो डिलीवरी ऑफिस हैं उसको मिला के हम लोग एक ही डिलीवरी सेंटर बनाने जा रहे हैं कि जितने वो सारे देहरादून को वो कवर करेगा। तो सारी चिट्ठियाँ जो RMS है सॉर्ट करके यहीं डिलीवरी सेंटर में दे देंगी और उसको हम लोग पूरे शहर को अलग अलग डिलीवरी बीट में बांटेंगे और फिर यहीं से सारे शहर में चिट्ठियाँ बांटी जाएंगी। तो वो जो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जो चिट्ठियाँ जाती हैं उसको लेकर जो विलम्ब होता है उसको हम लोग उस पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो लोगों के बीच में देहरादून से केदारनाथ में पहले दिन 30,154 तीर्थयात्रियों ने किए हैं दर्शन। कल सुबह विधि विधान के साथ खुले थे कपाट। बाबा केदार के दर्शन को लेकर तीर्थयात्री काफी उत्साहित हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी काफी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्री। वहीं गंगोत्री धाम 17,362 तीर्थयात्रियों ने किए हैं दर्शन। यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों में देखा जा रहा है उत्साह। वहीं अब तक 29,534 तीर्थयात्रियों ने किए हैं दर्शन। कल रविवार 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बताई जा रही है, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के चलते यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। जहां केदारनाथ धाम में पहले दिन 30,154 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। बता दें कि कल सुबह विधि विधान के साथ खुले थे केदारनाथ धाम के कपाट और बाबा केदार के दर्शन को लेकर तीर्थयात्री काफी उत्साहित हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जहां गंगोत्री धाम में 17,362 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों ने देखा जा रहा है भारी उत्साह।
वहीं अब तक 29,534 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं, जो कल रविवार यानी 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। पाकिस्तान और भारत के बीच पहलगाम हमले के बाद पैदा हुए तनाव की स्थिति में एक और जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस संभावित युद्ध का संकेत दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इस विवाद में चीन की भूमिका पर भी बात हो रही है कि क्या चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत को कार्रवाई करने से रोक सकता है। वहीं चीन इस विवाद में पाकिस्तान की किस हद तक मदद कर सकता है, और सबसे अहम सवाल ये है कि चीन का इसमें अपना हित क्या है, क्योंकि पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमले के बाद चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। तो आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं कि आखिर युद्ध होता है तो पाकिस्तान की तरफ से चीन की क्या भूमिका रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में स्थित पहलगाम में पर्यटकों पर हमला पिछले मंगलवार को हुआ था और अगले दिन चीन ने इस हमले की आलोचना की थी। आलोचना करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम हर तरह के आतंकवाद का विरोध करते हैं। वहीं भारत में स्थित चीनी दूतावास से भी इस हमले के पीड़ितों से सहानुभूति जताई गई थी, लेकिन युद्ध की संभावना को देखते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री इजहाक डार ने जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात की तो बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों पक्षों से संयम से काम करने को कहा है। सुरक्षा के बारे में पाकिस्तान की चिंता क्या है? चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इजहाक डार से बातचीत में वांग यी ने कहा कि चीन जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है, क्योंकि यह लड़ाई पाकिस्तान या भारत के हित में नहीं है और न ही यह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के अनुकूल है। इस बयान के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले के बारे में आरोपों का खंडन किया और निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने निरंतर समर्थन पर चीन का शुक्रिया अदा किया है। क्या है चीन की प्राथमिकताएं? पाकिस्तान और चीन के बीच कई दशकों से रक्षा सहयोग और राजनयिक संबंध रहे हैं। हाल के दौर में आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। इसके साथ साथ बात चाहे हथियारों की सप्लाई की हो, आर्थिक घाटे से निपटने के लिए कर्ज की हो या FATF की कार्रवाइयों से बचने की, हर मौकों पर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया है। इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत चीन ने पोक के रास्ते पाकिस्तान में कई अरब डॉलर का निवेश किया है। तो वही हाल ही ग्वादर बंदरगाह में चीनी निवेश से बनी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान बड़े पैमाने पर चीन से आधुनिक हथियार खरीदता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में हथियारों के आयात का 81% हिस्सा चीन से लिया गया है। चूंकि चीन एक व्यापारिक देश है, यह व्यापार में नुकसान सहन नहीं कर सकता है, इसलिए चीन के हित में है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और चीन को अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा चाहिए। चीन से पाकिस्तान को क्या उम्मीदें हैं? चीन से पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है वह है सैन्य सहायता। लेकिन साल 2020 में भारत और अमेरिका ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौता किया था। इसके तहत आतंकवाद समेत अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में सहयोग का जिक्र किया हुआ है। इसी तर्ज पर अगर कोई समझौता किया हुआ होता तो चीन मदद कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के कारण
चीन पाकिस्तान की कोई सैन्य मदद नहीं कर सकता है। इस वक्त यह समझौता चीन का सिर्फ उत्तर कोरिया के साथ है। इस मामले में चीन क्या कर सकता है? चीन व्यापारिक स्थिरता के लिए शांति चाहता है, इसलिए हमेशा की तरह निष्पक्ष रहेगा और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहेगा, क्योंकि चीन की मजबूती यह भी है कि वह अमेरिका के साथ व्यापारिक युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए वह भारत के साथ नया मोर्चा नहीं खोलना चाहेगा। जंग हुई तो पाकिस्तान का कितना साथ देगा चीन? दरअसल पाकिस्तान के नीति निर्धारकों को भी अंदाजा है कि चीन आकर हमारे पीछे जंग तो नहीं लड़ेगा, ना ही सीधे तौर पर शामिल होगा, क्योंकि हालिया दौर में भारत चीन संबंध बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में अगर चीन पाकिस्तान का साथ देता है तो उसके व्यापारिक हित प्रभावित होंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी के तौर पर पाकिस्तान को थोड़ी सी मदद मिल सकती है, जैसे भारतीय जहाजों और सेना के मूवमेंट, हथियार की जानकारी के लिए चीन पर निर्भर रहना। और इसी कड़ी में एक व्यापारिक देश और अवसरवादी के तौर पर ही चीन ने पाकिस्तान को PL-15 और SD-10 जैसी मिसाइलें भेजी हैं, जो BVR टेक्नोलॉजी से बनी है, जो लंबी दूरी तक निशाना साध सकती हैं। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को खुफिया और तकनीकी सहायता मिल सकती है, जैसे भारतीय सेना की मूवमेंट पर निगरानी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस आदि। लेकिन जमीनी युद्ध में चीन सीधे उतरने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। तो साफ है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को चीन की रणनीतिक और आर्थिक मदद तो मिल सकती है, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप की उम्मीद बेमानी है। चीन के लिए उसका व्यापार, उसका निवेश और उसकी वैश्विक छवि सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में भारत को भी इस गठजोड़ को समझदारी से हैंडल करना होगा। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की स्थिति में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार होने का दावा किया है और LOC पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार ने इस हमले के बाद सेना को पूरी तरीके से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, जिसमें यह तय करने का अधिकार है कि सेना कब और किस तरीके से जवाबी हमला करेगी। और इस कड़ी में भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महत्वपूर्ण लैंड एंड गो अभ्यास शुरू किया है। तो आइए जानते हैं इस अभ्यास के बारे में। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर एक महत्वपूर्ण लैंड एंड गो अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास का लक्ष्य युद्ध की स्थिति में एक्सप्रेसवे को रण के रूप में उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण करना है। इसमें राफेल, सुखोई और अन्य फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया गया। यह कदम भारतीय सेना की तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का एक हिस्सा है। इस अभ्यास को देश की रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर एक लड़ाकू विमान को टेक ऑफ करते देखा जा सकता है और यह खास हिस्सा दिन और रात दोनों समय लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उपयुक्त बनाया गया है, जो इसे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनाता है। इस अभ्यास में विभिन्न IAF विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें लो फ्लाई पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण शामिल था। इसका उद्देश्य परिचालन लचीलापन बढ़ाना और 24 घंटे तैयारियों को सुनिश्चित करना है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और यह 12 शहरों, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ के साथ प्रयागराज से होकर गुजरता है। इस परियोजना को 12 पैकेज में विभाजित किया गया है, जिसमें से पैकेज 1 से 3 को IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और पैकेज 4 से 12 को अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा बनाया और रख रखाव किया जा रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं। मेरठ से प्रयागराज तक बने इस एक्सप्रेसवे का 85% काम पूरा हो चुका है। यह अभ्यास इस तरह का पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के बागटला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर एक आपातकालीन लैंडिंग रनवे यानी ELR का सफल परीक्षण किया था। उस अभ्यास में सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें रनवे की गुणवत्ता और स्थिति का आकलन किया गया था। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे क्षेत्र में 250 से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए गए और शीर्ष रक्षा और राज्य अधिकारियों ने इसकी निगरानी की। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जो आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रात में लैंडिंग की सुविधा वाला यह पहला एक्सप्रेसवे है। यह कदम न केवल सैन्य तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे नागरिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोहरे उद्देश्य से किया जा सकता है। इस अभ्यास को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। इस अभ्यास के साथ भारत ने अपनी रक्षा रणनीति में एक नया आयाम जोड़ा है, जो भविष्य में आपातकालीन परिस्थितियों में महत्व। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।